गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है। और जैसा कि लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़े थे, होमोजीनियस टाइप, हेट्रोजीनियस टाइप। आज हम लोग हेट्रोजीनियस टाइप में मतलब नेचर देखेंगे सॉलिड कैटलिस्ट का कि नेचर क्या होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि सॉलिड कैटलिस्ट मेनली मेटल्स होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, मेटल्स हैं या मेटल एलॉयड्स होंगे, एलॉयज ऑफ मेटल्स मिलेंगे या फिर मेटल ऑक्साइड होंगे। ठीक है, जनरली सॉलिड कैटलिस्ट में जो भी प्रयोग होंगे या तो वो प्योर सब्सटेंस हो सकता है या फिर मिक्सचर हो सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझ लें कि सॉलिड कैटलिस्ट के रूप में जब भी प्रयोग होगा वो मेटल होगा या मेटल का कोई एलॉय होगा या फिर अपना मेटल ऑक्साइड हो सकता है। जैसे कि आपके नोट्स के लिए हमने लिख दिया कि सॉलिड कैटलिस्ट मे बी द सब्सटेंस सच एज मेटल, एलॉय ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, कुछ भी हो सकता है। और एक मे बी प्योर, ये प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, आज हम जो दिखेंगे कि वो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं जिस पर मतलब कि ये मेनली यूज किए जाते हैं। तो सिलेक्शन का एस्पेक्ट्स क्या हो जाता है, क्या देखा जाता है, क्राइटेरियाज क्या वो चीज़ें होती हैं जो एक सॉलिड कैटलिस्ट के अंदर देखा जाता है। ठीक है ना, आगे की जितने भी ये चैप्टर्स के पार्ट हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। ज़्यादातर अपना थ्योरेटिकल है, जो हमें जानना है कि मतलब ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा हमारा कैलकुलेटिव नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। तो आराम से आप नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हम आप लोगों के लिए एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि इन केस ऐसे तो ओवरऑल केमिस्ट्री में कहीं से भी कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिकली उसके बारे में जानना है तो हम लोग शॉर्ट वीडियोस उसके लिए रेडी कर सकते हैं। आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक लगे कि इसको एकदम स्पेशल से समझाना, वो छोटा से छोटा टॉपिक क्यों ना हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसके लिए प्रिपेयर करें। कहीं का भी हो, केमिस्ट्री का कहीं का, इवन फिजिक्स के वीडियोज़ पर आप फिजिक्स के कमेंट डालिए, वो कमेंट डालिएगा। आपके लिए शॉर्ट वीडियो 2, 4, 5 मिनट जितने का हो सकता है, छोटे छोटे वीडियोज़ भी अपलोड किया जाएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, फिलहाल आता है सॉलिड्स के एस्पेक्ट्स में 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। एक है इसकी एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी और सेफ सेलेक्टिव एनालिसिस। क्या है, तीनों एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ कि यह चूंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट का जो प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो रिएक्शन को तेज करने के लिए। ठीक है ना, अब है क्या कि हर कैटलिस्ट के रिएक्शन के तेज करने की क्षमता या फिर स्पीड अप करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। ठीक है ना, कल भी हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में जो देखा उसमें ये देखा कि कैटलिस्ट के रूप में जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे थे तो पापा थे। ठीक है, तो पापा जिस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, हो सकता है हमारे गार्जियन में दूसरे भी अंकल्स हो या फिर कोई और हो, वो भी कैटलिस्ट की तरफ वर्क कर सकते हैं, वो भी हमें डांट सकते हैं, हमारा इफेक्ट बढ़ा सकते हैं, बट उनका रेट अलग होगा, हमारे एक और किसी और गार्जियंस का अलग होगा। तो हम यहाँ कहें कि हर कैटलिस्ट का एक जैसी एक्टिविटी रेट नहीं होता, एक जैसी स्पीडअप करने का नेचर नहीं होता, अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग तरह से स्पीडअप होता। फिलहाल अगर देखें जैसे कि यहाँ पर है द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटीज। ठीक है ना, जो एबिलिटी है कि वो रेट ऑफ कितना केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक्सपेरिमेंट का रेट 10⁻10 मतलब 10 के पावर 10 के गुना से भी रेट को तेज कर दिया गया। मतलब फिलहाल मान के चलो कि एकदम स्लो चलने वाली गाड़ी भी अगर सही कैटलिस्ट का प्रयोग हो तो एकदम सुपर फास्ट बन जाती है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में अगर हम लें कि हम लोग जैसे अभी तक सबसे कॉमन एग्जांपल जानते हैं कि हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और बनाता है वाटर। आपको जान करके ये ताज्जुब होगा कि प्योर हाइड्रोजन और प्योर ऑक्सीजन में कभी भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता। मतलब अगर हम इस रिएक्शन को गौर करें जहाँ पर हमने बोला कि हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से और हमें वाटर देगा, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्योर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करे और आपको वाटर दे। मतलब कि सिंपल सोचिए कि यह रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है, प्योर हाइड्रोजन प्योर ऑक्सीजन कंबाइन कर। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन में सही कैटलिस्ट जैसे कि प्लेटिनम को यूज कर दे, हम इंट्रोड्यूस कर दे प्योर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन, बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन को, प्योर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के समय पर केवल कैटलिस्ट को डाल दिया जाए, कैटलिस्ट जो प्लेटिनम के रूप में होगा, तब यह रूम टेम्परेचर पर प्रोसेस हो सकता है। मतलब रूम टेम्परेचर पर आपका वाटर का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा।
लेकिन अगर आपके पास कैटलिस्ट नहीं है, एक्टिविटी कैटलिस्ट के हिसाब से चालू होगी। अगर आपके पास कैटलिस्ट नहीं है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी कंबाइन नहीं करें, ठीक है ना। सिमिलरली अगर देखें कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को देखते हैं, हाइड्रोजनेशन में जिसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जस्ट लाइक कि मान लिया जाए हमारे पास इथाइन हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ करके हम लोग ईथेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह भी रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो गति से चल रहा होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लगभग मान के चले कि इसकी स्पीड ऐसा होता है कि यह न के बराबर, मतलब कि नॉर्मली बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन, बट इसकी एक्टिविटीज़ को तेज कर सकता है। अगर हम यहाँ पर निकल यूज करते, प्लेटिनम यूज करते, तो ये क्या करेंगे कि हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे और रिएक्शन को तेज करेंगे। तो अब हम समझे कि जो मेन एस्पेक्ट होता है कि कभी भी सॉलिड कैटलिस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वह एक्टिविटीज़ पर किस तरह से प्रभावित करेगा, ठीक है, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकते हैं और उस एक्टिविटी और अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम किसी सॉलिड कैटलिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नोट्स क्लियर है, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ। अगला है सेलेक्टिविटी। अब ये है क्या कि पर्टिकुलर स्टेट तक ले जाने की सेलेक्टिविटी। सिंपल चीज़ है कि कोई गार्जियन या फिर कोई कैटलिस्ट हर किसी को फाइनल डेस्टिनेशन तक या फिर कंप्लीट रिएक्शन तक ले जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब सीधा समझ लीजिए कि सेलेक्टिविटी क्या कहता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करें कि एक बार अगर हम एसिटिलीन को लें, एसिटिलीन और हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कराना है, उसमें हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो एसिटिलीन को हाइड्रोजन के साथ हमने लिया है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ठीक है ना। प्लेटिनम के प्रेजेंस में अगर हम एसिटिलीन को लिए हैं तो क्या हो रहा है कि यह रिएक्शन प्लेटिनम के प्रेजेंस में होने के कारण यह यहाँ पर एसिटिलीन का, ठीक है, एसिटिलीन के ट्रिपल बॉन्ड सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर के वो फाइनली जिसमें बन गया वो बन गया इथेन, मतलब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, सारे के सारे डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड्स जो है खत्म हो गए और वहाँ पर हाइड्रोजन पूरी तरह से 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जुड़ गए। लेकिन अगर हम प्लेटिनम के जगह पर इसी प्रोसेस में एसिटिलीन के साथ हाइड्रोजन और उस प्रोसेस में प्लेटिनम के जगह पर लिंडलार्स कैटलिस्ट ले ले, अब हो सकती है कि बहुत सारे लोगों को कि लिंडलार्स कैटलिस्ट होता क्या है, तो जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए कि लिंडलार्स कैटलिस्ट जैसे कैटलिस्ट हार्ड मेटल आयंस है, ठीक है, ये आप मान सकते हो हार्ड मेटल आयन, ठीक है। इनएक्टिवेटेड क्यूनोलिन्स है, इनएक्टिवेटेड क्यूनोलिन, ठीक है, क्यूनोलिन का एक्चुअल में अगर फॉर्मूला अगर कोई नहीं जानते हो तो एक्चुअल में बोर्ड हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है। क्यूनोलिन का अपना एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मानिए, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्यूनोलिन्स है। इनएक्टिवेटेड क्यूनोलिन्स को भी बोला जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, हार्ड मेटल आयन को बोला जाता है, और प्लेडियम को भी, पैलेडियम्स को भी आप जो बोलते हो वो लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये तीनों में से कोई भी कुछ भी यूज हो रहा है तो उसको लिंडलार्स कैटलिस्ट। अब थोड़ा सा मुद्दे पाते कर कि एसिटिलीन को हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करा रहे थे और प्लेटिनम के प्रेजेंस पे अगर ये प्रोसेस हुआ, कैटलिस्ट प्लेटिनम यूज किए, तो हो गया क्या कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट ईथन तक गया। मतलब कि पहले ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड को तोड़ा होगा, 2 हाइड्रोजन को जोड़ा, फिर वो इथाइन में बदला होगा और फिर हाइड्रोजन को जोड़ करके फिर वो ईथन में चला गया। लेकिन अगर हम लिंडलार्स कैटलिस्ट लेते हैं तो इसके 2 पाई बॉन्ड में केवल एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक करके यह जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा इथाइन बनाकर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर 2 स्टेप पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जुड़ गए एक मॉलिक्यूल के साथ, मतलब प्लेटिनम का डेस्टिनेशन पॉइंट मतलब सेलेक्टिविटी ऑर्डर जो रहा वो लास्ट तक चला गया। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि लिंडलार्स कैटलिस्ट किसको एक स्टेप आगे ले जाकर के रोकते। तो कैटलिस्ट के सिलेक्शन के समय पर सॉलिड कैटलिस्ट के सेलेक्टिविटी ये जरूरी होती है कि कौन सा कहाँ तक सेलेक्ट करना है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ प्रोसेस क्या है तो सुन लिया जब
सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या है कि माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट है। आप सुन लीजिए कि एल्यूमिनियम सिलिकेट माइक्रोपोरस का मतलब क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, हमने जियोलाइट का एक फॉर्मूला लिखा है। एम स्टैंड फॉर मेटल, ठीक है, यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ, यह सिलिकेट ऑक्साइड हुआ, और यहाँ पर वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए। जब जियोलाइट को कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, चूंकि एक जियोलाइट क्या होता है कि मेटल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकेट ऑक्साइड और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक 3D डायमेंशन में नेटवर्क्स में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। मतलब जियोलाइट्स का एक नेटवर्क बन करके रहा, ठीक है। जब जियोलाइट्स को कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग करने से पहले इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। अब जब इसे गर्म कीजिएगा तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स इससे निकल जाएंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए तो इसका मतलब सीधा समझिए, अगर हम इसे अरेंज कर सके, हमने कहा कि अभी मेटल के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकेट ऑक्साइड, और वो भी इसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है, इसका कोई फिक्स अभी नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल डिपेंड करता है कि ये मेटल कौन सा है, उस पर बहुत सारे बैठे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर आप इसे हीट करते हो तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने 3D स्पेस या नेटवर्क से बाहर निकल जाएंगे। अब बाहर निकलने का मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ वैकेंट स्पेस या होल क्रिएट होंगे, जो बोल सकते हैं आप कि यह पोरस मतलब छेद जैसे, ठीक है ना। बहुत ही छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल का जहाँ से भी जाएंगे, कभी कभी क्या होता है कि सिलिकेट भी गायब हो जाता है, एल्यूमिनेट भी गायब हो जाता है। तो ये जो पोरस होंगे यह क्या करते हैं, एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। अब क्या है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर इसको कैटलिस्ट में यूज कीजिएगा तो जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसकी साइज इस पोरस के बराबर हो जाएगी, इस छेद के बराबर होगी, वही इसके क्रॉस आ और जा सकता है। मतलब एक तरह से पूरी तरह से यह प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, ताकि उस अपने स्पेसिफिक साइज के मटेरियल को ये पास करने देगा और बाकी रिएक्टेंट्स को वो रोक देगा, ठीक है ना। और इसका इंडस्ट्री में भी ज़्यादातर प्रयोग जो मैंने आपके सामने लिख दिया वो है क्या, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जहाँ पर हुआ, जहाँ रॉ मटेरियल से हाइड्रोकार्बन्स के जो रॉ मटेरियल होते हैं वहाँ से आप लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो निकालते हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, BPCL, IOCL, HPCL, ये सब क्या करते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पर पेट्रोलियम का रिफाइनरी होता है। अब इन जगह पर जियोलाइट्स का प्रयोग होता है और इसे पहले हीट कर देते हैं, उसके अंदर पोरस बन जाता है और अलग अलग लेवल पर अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल्स का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। और साथ साथ ये आइसोमराइजेशन के लिए भी यूज होता है उन मॉलिक्यूल्स का। आइसोमराइजेशन ऑब्वियस है कि अगर पेट्रोकेमिकल मॉलिक्यूल निकालेगा तो सेम साइज शेप के मिलेंगे तो उसका आइसोमरिज्म भी मिल सकता है और वो सेम मॉलिक्यूल भी। ये मेन है वो एक्सपेरिमेंटल और लैब में प्रयोग होने वाला, ठीक है ना। तो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई कॉन्सेप्ट है ना, कभी गलती से आपसे पूछ ले कि जियोलाइट्स वगैरह का क्या यूज है तो उसको कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। नेचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट मेटल एलॉयज, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड हो सकते हैं, या प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है या फिर मिक्सचर हो सकता है। एस्पेक्ट्स किस आधार पर सॉलिड कैटलिस्ट का सिलेक्शन होता है तो वो 3 मेन है। पहले हुई एक्टिविटी, क्योंकि हर किसी की एक्टिविटी रेट अलग अलग है। जो टारगेट होता है हमारे पास इनिशिएट करने के लिए, या फिर हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भी तेज़ कर सकता है, कम तेज़ भी कर सकता है। तो ज़रूरत के हिसाब से जो एक्टिविटीज़ को प्रभावित करना हो उसके हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टिविटी में हम बता दिए कि एंड पॉइंट अलग अलग होता है, वो कहाँ तक लेकर जाएगा, कहाँ तक डायरेक्ट करेगा रिएक्शंस को, वो अलग होता है। इसके लिए क्या है कि अलग अलग कैटलिस्ट को सेम रिएक्शन में प्रयोग किया जाता है। आपको बता दिए कि एसिटिलीन का हाइड्रोजिनेशन जब होता है तो एक बार अगर प्लेटिनम लेंगे तो ये इथेन पर जाकर खत्म होगा, और अगर लिंडर्स कैटलिस्ट लेते हैं तो ये इथाइन पर जाकर खत्म होगा, ठीक है ना। सेफ सेलेक्टिविटी या एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी वाला फंक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ कि एक जियोलाइट को यूज कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक नेटवर्क बना, कैटलिस्ट में प्रयोग करने से पहले उसे हीट किए ताकि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए और उस नेटवर्क में बहुत सारे छेद बन जाए, छिद्र हो। और ये प्यूरिफिकेशन और फिल्टर के लिए यूज करो। प्यूरिफिकेशन मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग साइज के आलू को अलग किया जाता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे छेद बने होते हैं, आलू के बोरियों से पूरा आलू को खोल दिया जाता है और उस छेद के साइज वाले जो आलू होते हैं वो अलग अलग उसके नीचे उसकी टोकरी रखाई जाती है, वो खुद गिर जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से यह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना।
तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियोज़ में मिलेंगे और अच्छे से। थैंक यू।